सपा लोकसभा चुनावों की ताबड़तोड़ तैयारियों में जुटी है। अखिलेश यादव पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। अखिलेश ने साफ कर दिया कि यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि कांग्रेस के साथ वो नहीं खड़े होंगे। कांग्रेस को अपनी भूमिका खुद तय करनी चाहिए। पार्टी के लीडर्स इस कोशिश में हैं कि कोई न कोई फ्रंट बने, और जहां तक सवाल कांग्रेस का है, कांग्रेस अपनी भूमिका तय करे, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, हम लोग रीजनल पार्टी हैं, तो दिल्ली वाले लोग अपना तय करें कि उनकी भूमिका क्या होगी। अखिलेश ने न सिर्फ कांग्रेस को भूमिका तय करने की सलाह दी, बल्कि उन्होंने निशाना भी साधा। अखिलेश ने क्या कहा, आप सुनिए। अभी मैं अमेठी होकर के आया था और हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और जिम्मेदार लोग मिले थे मुझे। उन्होंने ये कहा कि हम वोट देते हैं कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस हमारी मदद नहीं करती है। अभी हाल ही में वहां डबल मर्डर हुए, उससे पहले ट्रिपल मर्डर हुआ। वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न, अन्याय हो रहा है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं। अगर वो समाजवादी पार्टी का प्रधान है और वो सोचते हैं कि ये हमारे सरकार हमारी पार्टी के खिलाफ रहेगा, तो उसके पावर सीज हो रहे हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। जब उनके ऊपर परेशानी है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं, कांग्रेस का एक नेता, एक कार्यकर्ता उनकी मदद करने के लिए नहीं पहुंचता है। तो हमारी पार्टी के लोगों का यह कहना है कि अगर ये वोट चाहते हैं तो हमारी मदद करें, और हम वोट दे देते हैं तो ये हमारी मदद नहीं करते हैं। वहीं अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जातीय जनगणना का भी जिक्र किया और कहा कि देश के सभी दल चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। पूरे देश के दल चाहते हैं, और मुझे याद है जिस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और जिस समय कांग्रेस के समय पर सेंसस हो रहा था, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उस समय नेताजी और शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, और दक्षिण भारत के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता थे, सब सोनिया गांधी जी से मिले थे, मनमोहन सिंह जी से मिले थे। उस समय पी चिदम्बरम जी ने भरोसा दिलाया था कि जातीय जनगणना होगी, लेकिन कांग्रेस ने धोखा दिया। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की सरकार कास्ट सेंसस करेगी, जिससे कि हर जाति तक हम लोग पहुंच सकें, क्योंकि जात को हम भुला नहीं सकते। ये हमारी आपकी सच्चाई है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो मूल भावना थी आरक्षण देने की, मंडल कमीशन की, उस मूल भावना से भारतीय जनता पार्टी भाग रही है, और उसने हमारा और किसी का कंपटीशन खत्म कर दिया। जो कंपटीशन होता था वो खत्म कर दिया। अगर आप मेरिट देखेंगे तो आज पिछड़ों की मेरिट ज्यादा है, जो जनरल में आ रहे हैं उनके बराबर मेरिट में पिछड़े भी पहुंच गए। ये भारतीय जनता पार्टी वो है, अपने स्वार्थ में उन्होंने हमारा कंपटीशन भी खत्म करा दिया। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और शिंदे गुट के नेता दीपक केसरकर ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा दावा किया। केसरकर ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने जून 2021 में दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। तब उन्होंने पीएम के सामने माना कि एनडीए से अलग होकर एमवीए बनाने में उनकी गलती हुई। उन्होंने इस मुलाकात में पीएम से कहा था कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर मुझसे बड़ी गलती हुई, मुंबई जाकर मैं इस भूल को सुधारूंगा। हालांकि मुंबई वापस आने के बाद उद्धव ठाकरे ने ऐसा नहीं किया। दीपक केसरकर का कहना है कि उद्धव अपने साथ अजीत पवार और अशोक चौहान को भी ले गए। पीएम मोदी से पहले मराठा आरक्षण, मेट्रो कार शेड और जीएसटी कलेक्शन समेत कई मुद्दों पर बात हुई, जिसके बाद उद्धव और मोदी ने 20 मिनट तक बंद दरवाजे में अकेले बातचीत की। उस दौरान उद्धव ने अपनी गलती मानी। दीपक केसरकर ने एक और बड़ा दावा ये किया कि उद्धव से कहा कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ो, हम सब फिर एक हो जाएंगे। केसरकर ने कहा कि हमने उद्धव ठाकरे को नहीं फंसाया, एनसीपी और कांग्रेस ने उनको फंसाया। शिंदे के मंत्री ने कहा कि आपने ही हमसे कहा था कि निकल जाओ, अब जनता के सामने झूठ बोलते रहते हैं। पीएम मोदी के सामने आपने ही स्वीकार किया कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाना मेरी गलती थी, हिंदुत्व की विचारधारा छोड़कर मुझसे गलती हुई, महाराष्ट्र जाकर इस गलती को दुरुस्त करूंगा। पीएम से वादा करके भी आपने तोड़ दिया। ऐसे में राज्य की जनता को ये समझना चाहिए कि किसने किसको फंसाया। केसरकर ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे के 2.5 साल सीएम रहने के बाद भी कोंकण का कायापलट नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने कुछ नहीं किया। अब शिंदे सरकार ने कोंकण को 1300 करोड़ की निधि दी है। दीपक केसरकर ने कहा कि जिस समय अजीत पवार वित्त मंत्री बने तब सिंधुदुर्ग जिले से 450 करोड़ रुपए की निधि वापस ले ली गई। तब उद्धव ठाकरे कभी एक शब्द नहीं बोले।
250 करोड़ रुपए जिला नियोजन के लिए मंजूर हुआ, उसे घटाकर 150 करोड़ कर दिया गया। इस पर भी उद्धव ठाकरे ने कभी कुछ नहीं बोला। जब अजीत पवार इन बातों का जवाब दे रहे थे तब आदित्य ठाकरे हंस रहे थे। आदित्य ठाकरे को कोंकण और कोंकण की जनता से कुछ लेना देना नहीं, ये बात जनता के सामने आनी चाहिए। ये बात शाह और शहंशाह जानते हैं कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ा खेद होता है जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुबह सुबह नींद भरी आंखों में बिना नहाए बिना तैयारी किए आप लोगों को परेशान करने आ जाते हैं। क्योंकि जो परंपरा रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की, वो तो ये रही है कि दिन में व्हाट्सएप को रिचार्ज करते हैं और शाम को अपना अधकचरा ज्ञान टीवी पर आकर बांट देते हैं। चलिए कुछ भी करते हो, बेचारे मेहनत तो करते हैं, अपने बॉस की तरह प्रेस वार्ता से बच के भागते तो नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं कम से कम। लंदन के वफादार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ मुखबरी करने वाले 9 बार नाक रगड़कर इंग्लैंड से माफी मांगने वाले, वाइसराय से पेंशन लेने वाले हमें देशभक्ति का ज्ञान देते हैं, वो भी सुबह सुबह आकर, तो हंसी आती है। पिछले कुछ समय से इस बात को लेकर खूब चर्चा हुई कि आखिर 2000 रुपए के नोट कहां गायब हो गए, क्योंकि अब ना तो 2000 का नोट बाजार में दिखता है और ना ही एटीएम में। इस सवाल को लेकर सोमवार को वित्त मंत्री ने लिखित जवाब दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एटीएम में 2000 के नोट भरने या ना भरने के लिए सरकार की ओर से बैंकों को कोई निर्देश नहीं दिया गया है। बता दें कि लोकसभा में सांसद संतोष कुमार ने वित्त मंत्री से 5 सवाल किए। ये 5 सवाल नोटबंदी और उसके बाद जारी किए गए 2000 रुपए के नोट पर थे। पहले आपको सवाल बताते हैं, फिर वित्त मंत्री का जवाब बताएंगे। लोकसभा सांसद संतोष कुमार ने पहला सवाल पूछा कि नोटबंदी के बाद जारी किए गए करीब 9.21 लाख करोड़ रुपए के मूल्य 500 और 2000 रुपए के नोट चलन से बाहर हो गए हैं, इसका कोई आंकड़ा है? उन्होंने दूसरा सवाल पूछा कि अगर हाँ तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए ऐसा क्यों हुआ और किस वजह से किया गया। सांसद संतोष कुमार ने तीसरा सवाल पूछा कि क्या करेंसी नोट्स को दोबारा से ब्लैक मनी में बदल दिया गया है, अगर हाँ तो सरकार को इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने अगला सवाल पूछा कि क्या आरबीआई ने बैंकों पर 2000 रुपए के नोट एटीएम से जारी करने पर कोई प्रतिबंध लगाया है, अगर हाँ तो इसकी जानकारी देनी चाहिए। लोकसभा सांसद ने आखिरी सवाल पूछा कि किस तारीख से आरबीआई ने 2000 रुपए के करेंसी नोटों की छपाई बंद कर दी है। आपको बता दें कि इन सवालों के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लिखित में जवाब दिया है। उन्होंने पहले 3 सवालों के जवाब में कहा कि ऐसी कोई जानकारी या डेटा मौजूद नहीं है। आरबीआई की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2017 के अंत तक और मार्च 2022 के अंत तक 500 और 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोटों का कुल मूल्य 9.512 लाख करोड़ और 27.057 लाख करोड़ था। वहीं चौथे सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि एटीएम में 2000 रुपए के नोट नहीं भरने के लिए बैंकों को कोई निर्देश नहीं दिया गया है। बैंक खुद यह तय करते हैं कि एटीएम में कब और कौन से मूल्य वर्ग के नोट डालने हैं। बैंक एटीएम का पिछला रिकॉर्ड, कंज्यूमर की जरूरत और सीजनल ट्रेंड को देखते हुए इसका फैसला लेते हैं। वहीं 5वें और आखिरी सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019-20 के बाद से 2000 रुपए के नोट की छपाई नहीं हुई है। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और उसे पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। वहीं जांच के दौरान ये भी सामने आया है कि उसके संबंध विदेश में बैठे आतंकियों से भी है। ऐसा पता चला है कि अमृतपाल का कनेक्शन परमजीत सिंह पम्मा से भी है। पम्मा एनआईए की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल है।
और प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से भी जुड़ा हुआ है। ये भारत के प्रतिबंधित संगठनों की सूची में शामिल है। वहीं दूसरी तरफ उसका रिश्ता खालिस्तान टाइगर फोर्स से भी है। परमजीत सिंह पम्मा मूल रूप से पंजाब के साहिबजादा अजीत सिंह नगर जिले का निवासी है। पम्मा 1992 तक छोटे मोटे अपराधों में शामिल रहा था। यहाँ पर साल 1994 में उसने भारत छोड़कर पाकिस्तान की शरण ले ली और बब्बर खालसा इंटरनेशनल के लिए फंड जुटाने लगा। पम्मा बब्बर खालसा प्रमुख बादवा सिंह के करीब आया और संगठन से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हुआ। दुनिया के कई देशों में इस संगठन ने आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना शुरू किया और पम्मा इसमें अहम भूमिका निभाने लगा। पम्मा को थाईलैंड में आतंकी गतिविधियों की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद साउथ ईस्ट एशिया में पंजाब से पहुंचने वाली आतंकियों को मदद के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाना पम्मा की जिम्मेदारी बन गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2015 में पंजाब के पटियाला और अंबाला में हुए बम विस्फोट में पम्मा का नाम सामने आया। इसके अलावा 2009 में राष्ट्रीय सिख संगत के हेड रहे रुलदा सिंह की हत्या में भी पम्मा की भूमिका बताई गई थी। इंटरपोल ने पम्मा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया और 18 दिसंबर 2015 में पुर्तगाल की पुलिस ने अरेस्ट भी किया। हालांकि भारत सरकार ने उसके प्रत्यर्पण की मांग की थी, लेकिन पुर्तगाल सरकार ने इस मांग को नहीं माना। नतीजा, कुछ समय के बाद ही पम्मा रिहा हो गया और वापस उसने उन्हीं गतिविधियों को अंजाम देना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि पम्मा अमृतपाल का हैंडलर रहा है और अमृतपाल की गतिविधियों में उसका अहम रोल रहा है। बताया गया है कि अमृतपाल दुबई में ट्रक ड्राइवर था। यहाँ वो अपने चाचा के बिजनेस से जुड़ा था और यहीं से उसका कनेक्शन पम्मा से जुड़ा। उसने धर्म के नाम पर सिखों को बहलाना शुरू कर दिया।